हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 8 का ये ज्योग्राफी का बुक है। इसमें आज करेंगे क्लास चैप्टर 6 का। और ये इससे पहले मैंने 5 चैप्टर अपलोड कर दिए। आप चैनल पर विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। 6 एंड 7 8 आपका कंप्लीट हो गया और इसके बाद 9 10 का कराएंगे ज्योग्राफी का। फिर आपका हिस्ट्री और जो साइंस बचेगा वो भी करा देंगे। टीआरई 4.0 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने इससे पहले एनालिसिस करके बताया भी है कि जो आपके 1 2 3 जो भी आपके टीआरई हुए हैं सभी में आपका एनसीईआरटी से पूछा जाता है। उसका विद प्रूफ भी मैंने दिया है, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट पूरी। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्लास 8th में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं टीआरई में, तो वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं क्लास 8th का। मृदा का पलवार करना संबंधित है। तो क्लास 8th का ज्योग्राफी है मृदा भूमि और जल का चैप्टर। तो इसमें देखिए उपरिग में से एक से अधिक है और इसका देखिए सोल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका क्लास 8th का ज्योग्राफी है। यहाँ पे जो हाईलाइटेड है मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावृत अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे घास फूस से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। इसे मल्च बनाना या पलवार बोलते हैं इसे, ठीक है। तो पूरा इसमें डिटेल से लिखा हुआ है, मैंने पूरा तो नहीं बताया लेकिन हाँ आपका एक हिंट दे दिया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। तो ये आपका क्लास 8th का ज्योग्राफी है मृदा भूमि और जल से संबंधित। इसमें पर संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को दी जाती है, यानी जो होल इकोसिस्टम होता है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा हिंट दिया गया, यहाँ पे आप देखेंगे ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया जो प्राकृतिक क्षेत्र होता है उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। देख सकिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, लेकिन हाँ हिंट के हिसाब से आप समझ सकते हैं उसे। ये देखिए निम्न में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। तो देखिए नवीनीकरण ऊर्जा जो होती है आपकी रिन्यूएबल होती है, यानी आप उसे दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी नहीं है, ये सभी आपकी अनवीनीकरण ऊर्जा है। क्लास 8th ज्योग्राफी और क्लास एससीईआरटी में जो क्लास 8th की ज्योग्राफी उन दोनों से क्वेश्चन है आपका संसाधन से। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिए गए नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधन के बारे में। और मैंने क्लास 8th में अभी आपको नवीनीकरण और ये जो भी संसाधन है वो मैंने कराया ऊर्जा के संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी के तट पर स्थित जो शहर है वो आपका प्रयागराज है। इसका पूर्व नाम जो था वो इलाहाबाद था, ठीक है। तो अभी ये चेंज हुआ है। क्लास 8th का ये आपका ज्योग्राफी का तो नहीं लेकिन हाँ साइंस का है। उसमें जल चैप्टर जो 18th चैप्टर है सबसे लास्ट वाला उसी से लिया गया। तो हालांकि ये आपका साइंस का है लेकिन ये ज्योग्राफी में भी काउंट किया जाएगा क्योंकि ये जल आपका इसी में आता है। तो यहाँ देखिएगा डायग्राम के माध्यम से बताया गया ये इलाहाबाद जो यानी कि अभी जो नया नाम है इसका प्रयागराज हो गया। अगला देखिए, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है। तो यानी कि बायोगैस, ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। तो इसे दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। तो ये क्लास 8th का ज्योग्राफी है, खनिज एवं शक्ति संसाधन 3rd चैप्टर है, मैंने करा दिया है। तो वहां पे आप देखेंगे बायोगैस के माध्यम से ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा इसमें दिया गया है। और ये देखिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे आपका सौर ऊर्जा हो गया, नवीकरण हो गया, इसी तरीके से इसमें बायोगैस हो गया। पूरा इसमें डिटेल में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए आपका बायोगैस लिखा हुआ है यहाँ पे और इसके हानि लाभ जो भी हैं वो सब दिए गए। तो मेरा मतलब यही है आपको बताना कि ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी से आते हैं, तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही चाहिए। लगभग आपको 2 बार तो पढ़नी ही चाहिए। उसके बाद आप जो भी बुक्स अपनी पढ़ना चाहे स्टैंडर्ड बुक्स जैसे आपका घटना चक्र की आती है पीपीएससी की, उसे जरूर पढ़े इसके बाद में। देखिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग होता है। जो पीलिया होता है जॉन्डिस रोग होता है वो आपके जल की वजह से होता है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी क्लास 8th का साइंस का ही बुक है, 18 चैप्टर प्रदूषण जल एवं वायु वाला। तो उसी से दिया गया जल के बारे में। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए थोड़ा सा हाईलाइट किया मैंने। और देखिए वाहित तो मल द्वारा संदूषित जल में जीवाणु, वायरस, कवक ये आपके तथा परजीवी हो सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता है मियादी बुखार और आपका पीलिया रोग जैसे फैलते हैं, ठीक है। तो मैंने ये आपका हाईलाइट करके दिखा दिया। बाकी ये क्वेश्चंस मैंने कराए हुए। और लास्ट चैप्टर है इसका क्लास 8th का मानव संसाधन। और ये मैंने इसके बाद आपको क्लास 9th की बुक है वो स्टार्ट कर दूंगा। और इसके एमसीक्यूज के लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बना देंगे। उसमें सारे एमसीक्यूज जो होंगे आपकी क्लास 6 का पूरा एक वीडियो में करा देंगे। देखिए इसमें जो भी है आपके कहानी के माध्यम से तो उसे समझाने की कोशिश करेंगे आपको। और एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने बता भी दिया, तो इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। और एक एक पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग ये एक राष्ट्र से सबसे बड़े संसाधन है होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब लोगों के लिए उपयोगी होती है।
देखिए संसाधन था अभी आपका फर्स्ट चैप्टर ही था, ठीक है? तो इसमें आपके यहाँ पे जो है मानव के संसाधन के बारे में बात की गई है। इसे थोड़ा-सा डिटेल में देखेंगे। जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है, लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में से वे एक दूसरे से भिन्न है। उनकी संख्या और लक्षण में भी बदलते रहते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया। देखिए यहाँ पे भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन मंत्रालय मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत पूछा जाता है, ठीक है। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। इससे ये प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं, ठीक है। तो ये आपकी डेट याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक क्लास में टीचर है, वो अपने बच्चों से बात कर रही है। जैसे मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं, मेरे गांव में 1000 लोग हैं। अपने विचार से विश्व में कितने लोग होंगे? तो मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं और विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग होंगे। 1 अरब में कितने शून्य होते हैं? इस तरीके से आपको भी जब बीपीएससी टीचर बनेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन बच्चों से पूछने पड़ेंगे। देखिए कि जनसंख्या का वितरण, तो ये आपके भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। और विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप, उत्तर पूर्वी उत्तरी अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके जो पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, ठीक है। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर की में बहुत अधिक लोग रहते हैं। तो आपने देखा होगा जो आपका पृथ्वी है उसमें जो अक्षांश आपकी जो रेखा जाती है, विषुवत रेखा जो 0 डिग्री होती है इक्वेटर पे, तो ये आपके जो सघन आपकी जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा ऊपर है, उत्तर में, ठीक है। यहाँ पे आपका अंटार्कटिका क्षेत्र जो है, और ये आपका ऊपर वाला हो तो आर्कटिक क्षेत्र है, तो ये आपका कम है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे उत्तर में ज़्यादा लोग हैं और नीचे आपके ये कम है, क्योंकि जो आपका अफ्रीका है वो तीनों जो लाइन्स हैं, जैसे आपका कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया और आपकी विषुवत रेखा तीनों से गुजरती है, तो वो आपके तीनों में पैरेलल ये आपका पड़ता है। जैसे कि विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं, ठीक है। तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, आपको पता होगा। एशिया अफ्रीका दूसरे नंबर पर आता है। तो इसमें 3/4 आपका एशिया अफ्रीका में ही कवर हो जाता है। विश्व के 60% से लोग जो आपके 60% से लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। यानी 60% जो है आपके जो बड़े बड़े देश हैं वो 10 देश ही हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। जैसे अपना भारत है, अभी चीन को पछाड़ के नंबर 1 पे पहुंच गया है, ठीक है, जनसंख्या के मामले में। अब देखिए विश्व की घनी आबादी वाले देश विश्व के रूपरेखा मानचित्र पर इन देशों को चिन्हित करें। तो इस तरीके से आप देखिए देशों को बता दिया गया जनसंख्या के मामले में। अब देखिए नेक्स्ट, ये भारत की जनसंख्या जो आपकी 2011 की जनगणना है, और अभी देखिए 2025 में नई जनगणना होने वाली है डिजिटल तरीके से, तो दिसंबर में इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए विश्व की कुल जनसंख्या क्या है और ये आपके क्रियाकलाप वगैरह दिए गए, ठीक है, बच्चों को पढ़ाने वाले। देखिए भारत की जनसंख्या का औसतन जो घनत्व है, सभी को पता होगा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जनसंख्या का घनत्व क्या होता है। तो देखिए पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। मान लीजिए आपका एक गांव है और 1 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, यानी कि जैसे आप वर्ग देखते हैं तो चारों तरफ से उसकी लंबाई बराबर होती है, समान होती है। 1 वर्ग किलोमीटर जो होता है, एक एक का गुणा एक में करेंगे, जैसे आप इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर होता है, किलोमीटर स्क्वायर। तो उस क्षेत्र में जितनी भी जनसंख्या निवास करती है उसे आपका जनसंख्या का घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में, इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में है, ठीक है। तो 382 तो अपने भारत का है, ठीक है, और पूरे विश्व का बताया वो 51 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर औसतन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं देख लेते हैं इसमें। तो देखिए भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं, तो ये स्थलाकृति और जलवायु,
ठीक है। इसमें देखिए स्थलाकृति में क्या है, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए क्षेत्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही कम जनसंख्या निवास करती है। ये जो क्षेत्र है, जैसे एंडीज हो गया, ठीक है, और एंडीज पर्वतमाला होगी, आल्प्स पर्वतमाला होगी और हिमालय हो गया, ठीक है, इसमें कम होते हैं। देखिए एनसीईआरटी इसलिए पढ़नी आपको ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर आप ऐसा करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आप उठाते हैं और समझने का प्रयास करेंगे तो वहाँ नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे यहाँ पे इन्होंने एक पैराग्राफ में पूरा स्थलाकृति के बारे में पूरा समझा दिया है। ठीक है, तो किताबें हैं वो आपको जैसे समझोगे मतलब इसमें आपको समझाने का पूरा प्रयास किया जाता है। और अगर आप वैसे पढ़ेंगे जैसे एमसीक्यूज टाइप का, तो उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है अगर, तो आपको समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। और एनसीईआरटी ये सब समझाती है, क्योंकि उन्हें पता है क्लास के अकॉर्डिंग बच्चों को कैसे समझाना है। उसी तरीके से उन्होंने भाषा भी लिखी होती है, बड़ी सिंपल और सरल लैंग्वेज होती है इसकी। नेक्स्ट देखिए जलवायु। और आप देखिए एनसीईआरटी किसी का भी हो, अभी आप बीपीएससी के टीचर पेपर देने जा रहे हैं, अगर आप केवीएस डालेंगे उसमें भी एनसीईआरटी आएगी। और अगर आप डी ट्रिपल एस भी डालेंगे, ठीक है, उसमें भी आपका एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा। अगर आप यूपी से हैं तो वहाँ पे भी एनसीईआरटी ही पूछी जाएगी। तो एनसीईआरटी हर जगह पढ़ी जाती है। ठीक है, अब देखिए जलवायु। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे सारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं, क्योंकि वहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती है, तो जलवायु की वजह से वहाँ पे निवास नहीं कर पाते इतने लोग। और मैदानी क्षेत्र में क्या होता है कि लगभग जो तापमान होता है वो लगभग सामान्य रहता है। और यहाँ पे पानी की सुविधा भी होती है, जैसे जो सिंधु घाटी से बताया वो भी आपके नदियों के किनारे ही घटित हुई है। ठीक है, मृदा देखिए यहाँ पे उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। और भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र जो आपका एरिया है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का, और इनका डेल्टा भी है सर्वोत्तम, जो सुंदरबन डेल्टा है सबसे बड़ा है। तो चीन में ह्योंग ही और चोंग जियोंग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ जो मैदान है, घने वसे हुए क्षेत्र है, तो इनके आसपास ज़्यादा जनसंख्या होती है। नेक्स्ट देखिए जो कारक है वो जल है। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। नेक्स्ट देखिए खनिज। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे बसे हुए हैं। और दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। तो देखिए यहाँ पे ये क्रियाकलाप वगैरह दिए गए, ठीक है, बच्चों को बताने के लिए। अगला देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ है, सामाजिक और सांस्कृतिक आर्थिक कारक जो है। तो देखिए इसमें आर्थिक कारक क्या है, तो औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं। तो ओसाका और मुंबई की एक कहानी भी मैंने बताई थी आपको इसे पिछले चैप्टर में। देखिए सांस्कृतिक कारक क्या है, तो धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, और यरूशलेम शायद ये आपके ईसा मसीह से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए सामाजिक कारक क्या है, तो अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे शहर जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, और पुणे से जो आपके शिवाजी महाराज हैं वहाँ से उनका कार्य क्षेत्र था। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन देखते हैं। तो जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं है, ये कई गुना बढ़ गई है, जैसा चित्र में दिखाया गया। ठीक है, क्योंकि ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। तो एक जन्म और मृत्यु के का एक क्वेश्चन भी आया था उसमें, टीआरई थर्ड में आया था। ठीक है, री एग्जाम जो होता है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। अभी सारी सुविधाएं हैं, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों को भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम हुई थी, यानी 1800 के समय में। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। और 150 वर्षों बाद यानी 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। और देखिए यहाँ पे 1 अरब से सीधा 3 अरब हो गई। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं।
जो एकदम जो इसमें बढ़ोतरी हुई थी, इसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है इसमें, तो पढ़ लीजिएगा। 1999 में, अब देखिए ये जनसंख्या जो विस्फोट है, ये एक तरीके आपका जो जनसंख्या एवं नगरीकरण से क्वेश्चन बनते हैं, इसी से आएगा। 1999 में 30 वर्ष की अवधि में से कम में जनसंख्या दुगनी 6 अरब हो गई थी। यानी आपका 1959 में 3 अरब थी, और 1999 में यानी कि आपके जो लास्ट 21वीं सदी जब आने के टाइम पे ये आपकी 6 अरब हो गई थी। इस वृद्धि का मुख्य कारण जो था, खाद्य आपूर्ति और औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही। जन्मों को साधारणतया जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा गया। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। और देखिए जन्म दर हो या मृत्यु दर हो या जो स्त्री पुरुष जो लिंगानुपात होता है, वो सभी 1000 पे ही नापे जाते हैं, तो याद रखिएगा। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछे थे। तो ये आपके जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को बोलते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर। देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया एक तरीके का। 500 ईसा पूर्व में 100 मिलियन थी, ठीक है। जीरो के यानी कि ये ईसा मसीह का जो जन्म काल है उसे जीरो माना गया है, ठीक है। इसके पहले जो ईसा पूर्व यानी ईसवी पूर्व था आपका बीसी, ठीक है। और ये आपका होता है एडी। तो ये बीसी होता है आपका बिफोर क्राइस्ट, और एडी होता है एनो डोमिनी, ठीक है। और जीरो जहाँ था वो उसमें ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था, तो उसी को जीरो मान लिया गया था वर्ष। और देखिए यहाँ पे लिखा भी है 1999 में चित्र के माध्यम दिखाया गया। ये देखिए यहाँ पे 6,000 मिलियन यानी कि 6 अरब हो गई, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे ये अभी का है, ये 2025 का दिखाया गया, ठीक है। तो आगे की एक भविष्यवाणी के तौर पे दिया गया। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन प्रत्याशा। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, जीवन प्रत्याशा क्या है। यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। तो कई बार ये रिपोर्ट आती भी है मनुष्य की, जैसे मेल की जीवन प्रत्याशा कितनी है और फीमेल की कितनी है, इस तरीके से ये रिपोर्ट आती रहती है। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या का जो बढ़ने का जो मुख्य कारण है, प्राकृतिक दर का तीव्रता से बढ़ना है। प्रवास एक अन्य कारण है जिसमें जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है और लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं, ठीक है। अप्रवासी जो होते हैं, जैसे अभी बांग्लादेश से आए थे काफ़ी लोग, तो अप्रवासी थे। ये उत्प्रवासी जो होते हैं वो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। जैसे अपने भारत से लोग ज़्यादातर सऊदी अरब जाते हैं और अमेरिका जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपने चाइना में भी जाते हैं जो पढ़ाई वगैरह करते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। जैसे कि जनसंख्या परिवर्तन के जो प्रतिरूप है, और जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है, और इसमें देखिए आप चित्र के माध्यम से दिखाया भी है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा सकती है। कुछ देशों जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सुविधाओं सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जो जन्म दर है अभी भी अधिक है, इससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम, इसमें निम्न जो है जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है, यहाँ पे यानी स्लो चल रही है। इसमें देखिए यहाँ पे शब्दावली है कुछ। अप्रवास, तो मैंने अभी इसमें बताया भी था, जो अप्रवास यानी कि जब व्यक्ति नए देश में जाता है। उत्प्रवास जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है, ठीक है।
और ये अप्रवासी यानी कि अपने भारत में जैसे दूसरे देश से लोग आते हैं उस तरीके को बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ चित्र के माध्यम से बताया गया, जैसे जनसंख्या वृद्धि है और जैसे आपकी जन्म दर जो है कम हो रही और मृत्यु दर यानी कि आपकी इसमें जन्म दर जो है वो बढ़ रही है और मृत्यु दर कम हो रही, तो क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि दर होगी। ठीक है, और जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बराबर हैं तो इसे जनसंख्या का स्थिर बोलते हैं। ठीक है, जनसंख्या कमी कब होगी, जब जन्म दर कम होगी और मृत्यु दर ज्यादा होगी, तो इससे क्या होगी, जनसंख्या दर यानी जनसंख्या की कमी होगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि की अलग अलग दरें दिखाई गई। ठीक है, और ये आपके नीले कलर की अति उच्च है यानी 3% से अधिक जहाँ पे बढ़ रही है, तो ये अफ्रीका में सबसे ज्यादा है। और ये देखिए उच्च और जीरो सबसे ज्यादा जो व्हाइट कलर का है, ये इसमें जीरो यानी ह्रास है यानी बहुत ही कम हो रही है। ठीक है, तो मैप के माध्यम से बताया गया। अगला देखिए, जनसंख्या का संगठन। तो किसी देश की जनसंख्या कितनी कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। वहाँ पे जापान की जो बुलेट ट्रेन है वो अब आज भी सभी देशों को टक्कर दे रही है। ठीक है, अगला देखिए, एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता और स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। अगला देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ है, जनसंख्या संगठन हमारी ये जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य सेवाएं यानी स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि यानी जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है, देखिए पहला पॉइंट जो है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है, जैसे उदाहरण के लिए 5 से 9 वर्ष और 10 से 14 वर्ष। नेक्स्ट है कुल जनसंख्या का प्रतिशत, इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित हैं। देखिए यहाँ पे पिरामिड के माध्यम से बताया गया। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है, जैसे बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे निचले भाग यहाँ पे दिखाया गया। देखिए जनसंख्या का पिरामिड जो दिया गया, इसमें बताया गया आपके आयु के हिसाब से ये जैसे पुरुष हैं और इधर स्त्रियां। ठीक है, तो ये त्रिभुजाकार प्रतीत होने वाला जो आरेख है वो क्या है, तो ये एक पिरामिड है। ठीक है, और ये जनसंख्या का पिरामिड है। तो देखिए ये बच्चे हैं, इसमें बात कर रहे हैं और इसी तरीके से क्रियाकलाप आपको भी कराने हैं इसमें। अब देखिए ये देखिए बच्चों की संख्या जो है 15 वर्ष से नीचे निचले भाग में दिखाई गई है और यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। जो ऊपर का आकार है वृद्धि दर यानी वृद्धि लोगों की, वृद्ध लोग हैं जो 65 वर्ष से अधिक हैं की संख्या दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। नेक्स्ट है जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग यानी 65 वर्ष से अधिक आयु के आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। इसमें कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। देखिए यहाँ पे जनसंख्या जो दिया गया, ये केन्या का पिरामिड बताया गया। ठीक है, इसमें पुरुष और महिलाओं का दिया गया इसमें। नेक्स्ट देखिए एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से सकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है। तो आपने पढ़ा होगा 0 से 6 वर्ष जो होता है वो शैशव काल होता है। ठीक है, कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहां वृद्ध लोग बहुत कम है। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है, जो भी मैंने आपको दिखाया था। नेक्स्ट कि जिन देशों में मृत्यु दर यानी विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, तो युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। ये भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है और इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है। इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। तो ये देखिए आपके भारत का दिया गया। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं कि ऊपर
ये जो सकरा नहीं है, थोड़ा सा चौड़ा है, दिखाया गया। ये भारत का पिरामिड है। नेक्स्ट देखिए, कम जनदर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड सकरा है और घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं, जो 6.9 में दिए गए। ये देखिए इस तरीके से जापान का है, और इसी तरीके से चाइना का भी है, वहां पे बूढ़े लोग ज्यादा है। ये जापान का दिखाया गया, ठीक है, इस तरीके से जिगजैग तरीके से दिखाया गया। अगला देखिए, कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। और हमारे भारत में सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी है, और सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी जो है वो किस लिए बेकार है, क्योंकि वो रील्स और ये फालतू के कामों में लगी रहती है। ठीक है, चाइना ने तो एक टिकटॉक बना दिया था, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी का काम जो है वो अच्छे तरीके से कर लेते हैं। वहाँ पे बच्चा बच्चा भी इन चीज़ों को करता है, टेक्नो पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उन्होंने जैसे टिकटॉक बना दिया, और उन्हें पता है कि भारत में बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी है, तो यहाँ पे डाटा तो फ्री मिल रहा है। उन्हें क्या करना है, सुबह से शाम तक 2 GB या 1.5 GB डाटा है उसे खर्च करना है। तो वो इसी इन्हीं शॉर्ट्स का या जो भी है रील्स का सहारा लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ ये पूरी बुक जो है वो मैंने कंप्लीट करा दी है, और इसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके बाद जो ज्योग्राफी आई क्लास 9th की, इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं अलग से करा दूंगा, और इसकी पहले मैंने कराया भी है, प्लेलिस्ट बनी है, आप देख सकते हैं उसमें। और मैं नया करा भी दूंगा, इसमें क्वेश्चन आंसर जो भी होंगे आपका वन शॉट रिवीजन पूरा हो जाएगा इसमें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। TRE 4 के लिए मैं जितना हो सकेगा मैं आपको करा दूंगा, और थोड़ा सा स्वास्थ्य भी नहीं सही था, फिर भी मैं आपको वीडियो लेके आ रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।